वीडियो में आपने पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन तक हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991। आज हमारी बारी है करने की नेक्स्ट एलपीजी कर रहे थे ना प्राइमरीली हम। सो एलपीजी में नेक्स्ट आता है दी प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है जो 1991 में किया गया, रिमूविंग द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से कंट्रोल हटा दिया, मेकिंग देम फ्री टू टेक नेसेसरी डिसीजंस। जो भी हम डिसीजन लेना चाहते थे अब प्राइवेट सेक्टर ले सकता था। प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। हमने 1950 से 1990 तक पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी, जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, तो हमने देखा था कि सारा पब्लिक सेक्टर में लगा रहे थे, जो बाकी बच गया था उसको प्राइवेट सेक्टर की परमिशन मिल रही थी, लेकिन उसका मेन कारण था मोनोपोली को हटाना। लेकिन जब 1991 आते आते हमने देखा कि इंडिया में जीडीपी ग्रोथ बहुत ही कम है, 0.08। हमारे पास 10,000 करोड़ का हमारे ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंस नहीं है, क्रेडिट नहीं है, हम लोग सोशल सर्विस नहीं दे पा रहे हैं इंडियंस। गोल्ड हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास डिपॉजिट कराना पड़ रहा है, राइट। $7 बिलियन का लोन हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। सो उन सबको हटाने के लिए एलपीजी शुरू हुआ था। लिबरलाइजेशन हमने टॉपिक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, इस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कर रहे हैं। सो प्राइवेटाइजेशन का प्राइमरीली मतलब क्या होता है कि स्ट्रिक्टर कंट्रोल रखना प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, लेकिन अब उस कंट्रोल को 91 के बाद हटा दिया। सो 91 से पहले स्ट्रिक्ट कंट्रोल ताकि वो मोनोपोलीज ना बना पाए, 1991 के बाद उसको हटा देना, मेकिंग देम फ्री टू टेक द नेसेसरी डिसीजंस। जो भी प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेना चाहता है उसको फ्रीडम है, वो डिसीजंस ले सकता है। सो हुआ क्या? प्राइवेटाइजेशन एक जनरल प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो भी पहले कंपनी को गवर्नमेंट ओन करती थी, गवर्नमेंट चलाती थी, अब उसकी ओनरशिप को प्राइवेट हाथों में दे दो ताकि एफिशिएंसीज आए, रेड टेपिज्म खत्म हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ द ओनरशिप। जो मालिकाना हक है, जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट चलाती थी, गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस की थी, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो ताकि एफिशिएंसीज आए। गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं दो तरीके से। कैसे? या तो विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो पहले 100% गवर्नमेंट ओरिएंटेड थी, गवर्नमेंट ओन्ड थी, लेकिन फिर इसमें प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया इन टर्म्स के उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या फिर पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनीज थी उनको सेल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में 100% इनएफिशिएंसीज ही थी, नो, देयर वर फ्यू कंपनीज जो नवरत्न बनी थी, नवरत्न एंड पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसीज। द फर्स्ट सेट ऑफ नवरत्न कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, जिन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दिया टू द गवर्नमेंट, to the Indian exchequer, right? So first set of Navratna companies include Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Steel Authority of India, Indian Petrochemical Corporation IPCL, Bharat Heavy Electricals Limited, NTPC, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL। उसके बाद में दो और बनी, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इनको भी सेम स्टेटस, नवरत्न का स्टेटस मिला बाद में। बहुत सारी ऐसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, PSUs थे, जो ओरिजिनली फॉर्म ड्यूरिंग 1950s एंड 60s व्हेन सेल्फ रिलायंस वाज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो 50s और 60 में सेल्फ रिलायंस था, मोर एम्प्लॉयमेंट वाज द मोटिव। हमने पीछे पढ़ा है प्लानिंग जब शुरू हुई थी तो उनका मोटिव क्या था, तब ये कंपनीज बनी थी। उतने दिनों से कंपनीज बने इनमें एफिशिएंसी थी, बिकॉज ये प्रोडक्ट ही इतना हॉट था, इतना रिक्वायर्ड था। ये जो नवरत्न कंपनी है सेटअप विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक। सो मेन एम क्या था? जब प्लानिंग शुरू हुई हमने उस वीडियो में पढ़ा भी था कि प्लानिंग का पर्पज़ ही यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, सो दैट द क्वालिटी एंड प्रोडक्ट रीचेज द मासेस। जितना भी एंड प्रोडक्ट बनाती हैं ये कंपनीज वो मासेस तक पहुँचे एट अ सब्सिडाइज रेट, नॉमिनल कॉस्ट। तो कंपनीज देमसेल्व्स आर मेड अकाउंटेबल टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। सो कंपनीज को अकाउंटेबल कर दिया सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए।
सो मेजर्स क्या लिए गए टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी? सबसे पहला, रिड्यूस द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमने पीछे पढ़ा भी है वीडियोस में कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 1991 में 17 रह गई थी, बाकी 17 सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रह गई थी, बाकी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज का प्रोसेस शुरू कर दिया था। इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो ये 17 कंपनीज थी इनको छोड़ के बाकियों में प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया गया, दैट बाकी सब लोग प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो ये गवर्नमेंट कंपनीज थी इनके शेयर सेल करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट कंपनी थी SBI लिमिटेड, राइट, इट्स अ बैंकिंग कंपनी। सो इसके शेयर सेल शुरू हो गया। सो राइट, मारुति एंड प्लस सुजुकी, इनके शेयर सेल, सो 50% मारुति 50% सुजुकी, राइट। सो प्रमोशन ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग को प्रमोट किया गया। आउटसोर्सिंग का मतलब है ये कंपनीज जो कर सकती थी, वो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिसमें एफिशिएंसी थी उनको वो करने दिया गया, और बाकी कुछ और सर्विसेज जो इन कंपनीज में ज़रूरी थी उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। सो आउटसोर्सिंग को प्रमोट किया गया। हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबल का मतलब है फ्री इंटरेक्शन अमंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो भी पूरी दुनिया में इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें फ्री इंटरेक्शन हो, ट्रेड में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजीज़ में एंड इन्वेस्टमेंट में, इन सब में फ्री इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा इधर से उधर आए, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़, पीपल। सो फ्री मूवमेंट होना चाहिए। एक कंट्री दूसरे कंट्री अगर आउटसोर्सिंग करना चाहता है अपनी सर्विसेज को, तो वो एक कंट्री कर सके। एनी ग्लोबलाइजेशन दैट ओमिट्स द लास्ट वन इज़ पार्शियल एंड नॉट सस्टेनेबल। सो जो लोगों को, आइडियाज़ को, जो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूवमेंट नहीं करने दे रहे ना, तो वो पार्शियल ग्लोबलाइजेशन होगी, सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी लाइफ लॉन्ग के लिए। द पॉलिसी स्ट्रेटजीज दैट प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले फॉरेन इक्विटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया गया। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन का पीछे हमने पढ़ा है FDI एंड FII, दो मेथड्स है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो फॉरेनर्स, जो फॉरेन की कंपनीज़ या एंटरप्रेन्योर्स जो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं या यहाँ पे बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, दे आर फ्री टू बाय द लैंड, build the building, recruit people on their own roles and work. That is FDI. FII is the existing institutions. These people who want to work in India or who want to invest in India can इन्वेस्ट इन दीज इंस्टीट्यूशंस दैट आर ऑलरेडी रनिंग, दीज कंपनीज दैट आर ऑलरेडी रनिंग, इसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दैट इज़ दीज पीपल बाय सम इक्विटी फ्रॉम दीज कंपनीज, बट डे टू डे वर्किंग में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वॉज 1991 के बाद कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। सो इसका मतलब है बाय या सेल फॉरेन करेंसी आप कर सकते थे, डॉलर या जैसे डॉलर को अगर आपने बाय करना है तो आप कर सकते थे। सो पहले क्या था कि आप डॉलर रख नहीं सकते थे बिना किसी पर्पज़ के, बट उसके बाद अब उन्होंने फेमा शुरू कर दिया, मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में अगर आप चाहते हैं कुछ अमाउंट्स ऑफ डॉलर अपने पास रखना, रुपी देना डॉलर के बदले में, तो येस इट इज़ अलाउड। सो गवर्नमेंट ऑफर्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थ्रू 92-93 बजट टू एनकरेज दी एक्सपोर्ट्स, एनकरेज होने शुरू हो गए इससे। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, पहले इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी वो थोड़े टाइम के लिए बनती थी, अब बिजनेस पॉलिसीज़ 5 ईयर्स के लिए बनने लग गई, सो लॉन्ग टर्म बनने लग गई। रिडक्शन कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स, जो भी हमारी कस्टम ड्यूटीज़ थी, हमारे टैरिफ्स थे, उसको रिड्यूस किया गया। ये हमने पीछे LPG में भी पढ़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आस्पेक्ट क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ्स को रिड्यूस करने के कारण हमारे प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर बेसिकली बेनिफिट हुआ, बिकॉज कैपिटल मशीनरी आनी शुरू हो गई एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम लोग प्रॉपर क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी में नहीं बना पा रहे थे, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए। हमने आउटसोर्सिंग पढ़ा है। आउटसोर्सिंग होता क्या है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है
आउटसोर्सिंग में एक कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज से, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्री से, विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। सो दूसरे कंट्री को बाहर से आप हायर करके अपनी कंपनी की कुछ सर्विसेज बाहर दे देते हो, उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। पहले ये विद इन दी कंपनी होता था, जैसे लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, ईच प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। एज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसीफाइड। इस कारण से आउटसोर्सिंग बढ़ गई, इंटेंसीफाई हो गई रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज थी जैसे वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस, जिसको हम बीपीओ बोलते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं, ये सर्व कर रही थी पर्पस फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। ये रिकॉर्ड्स रख रहे थे। रिकॉर्ड कीपिंग में जैसे एक फील्ड है विच इज़ पॉपुलर इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, विच इज़ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी होता है ना, उनको रिकॉर्ड रखना होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे टाइपिंग शायद उन डेवलप कंट्रीज़ में इतनी आसान नहीं है, या लोग करते नहीं हैं या मिलते नहीं हैं टाइप। इंडिया में ऐसे अवेलेबल हैं कॉल सेंटर्स, तो वहाँ पे वो डिटेल में लिखवा देते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में फाउंड हुई है। सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन थी ये, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड का पर्पस था कि जो टैरिफ्स हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, इसमें एग्रीमेंट बनाया जाए। ठीक है, गैट जो है वो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल दी कंट्रीज़। हर कंट्री को बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि वो ट्रेड कर पाए और कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। WTO is expected to establish a rule-based trading regime. Rule-based. What is rule-based trading? Rule, जो रूल बनाया गया उसके बेस पे ही ट्रेडिंग होनी चाहिए विद इन द कंट्रीज। ऐसे रूल्स, आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, सो नेशंस कैन नॉट प्लेस अपनी मर्जी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते थे वो, राइट। जो रूल्स बने हैं उसी के बेस पे ही ट्रेडिंग होगी। इन एडिशन इट्स पर्पस इज ऑल्सो टू एनलार्ज द प्रोडक्शन को बढ़ाना, एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसको इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ताकि वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके, एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। सो ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज में प्रमोट करना, उनको ट्रेड करना, ताकि ये फैसिलिटेट हो पाए इंटरनेशनल ट्रेड। चाहे वो गुड्स में करें, चाहे कंट्रीज़ आपस में सर्विसेज में ट्रेड करें, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो पाए बाईलैटरल एंड मल्टीलैटरल लेवल पे। बाईलैटरल होता है दो कंट्रीज आपस में मिलकर करते हैं, मल्टीलैटरल का मतलब है मोर देन 2 कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करते हैं। कैसे? थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। सो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या है? टैरिफ बैरियर होते हैं मॉनेटरी, क्वांटिटेटिव, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं क्वालिटेटिव, कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर क्वालिटी, राइट, एंड सच अदर रिस्ट्रिक्शंस के इस कंट्री से नहीं लेना, नॉन टैरिफ बैरियर्स। प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू मेंबर कंट्रीज़, इससे मेंबर कंट्रीज़ को मार्केट का ज़्यादा एक्सेस मिलना शुरू हो गया। अब इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स कैसे रहे? रिफॉर्म्स के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी? द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980-91 टू 6.4%। इन रिफॉर्म्स के कारण 92 से 2001 में 6.4। इससे क्या हुआ? दिस शोज दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द ओवरऑल GDP ग्रोथ इन द रिफॉर्म पीरियड। जितने भी रिफॉर्म्स हुए, चाहे वो लिबरलाइजेशन के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू या ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, इससे GDP ग्रोथ, हमारा जो प्राइम मोटिव था प्लान का भी,
जब हम प्लानिंग शुरू की थी इंडिया ने, उसका भी प्लान मेन पर्पस जीडीपी ग्रोथ था. सो जीडीपी ग्रोथ एक्चुअल में शुरू हो गया 5.6% से 6.4 ओवरऑल. ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैज़ डिक्लाइंड. सो एग्रीकल्चर से लोगों का फोकस हटके सर्विस सेक्टर की तरफ चला गया. सर्विस सेक्टर लोग फोकस ज़्यादा करने लगे. दिस इंडिकेट्स दैट द ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर. जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है ना, वो प्राइमरीली सर्विस सेक्टर के बेस के ऊपर ज़्यादा डेवलप्ड हैं. सो इसी तरह इंडिया में भी सर्विस सेक्टर का ग्रो होना एक इंडिकेटिव था कि येस द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, द जीडीपी इज ग्रोइंग. फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इंक्लूडेड एफडीआई एंड एफआईआई, दोनों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम about 100 million US dollars in 1991 to 150 billion US dollars in 2003 and 4. So मिलियन से बिलियन आया और 100 से 150, इतना ग्रोथ हुआ है. There has been an increase in the foreign exchange reserves, $6 billion से $125 billion 2004-5 में, इतना फॉरेन एक्सचेंज ग्रो हुआ. एट प्रेजेंट इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. रादर इट हैज़ इंक्रीज नाउ टू 3rd पोजीशन. Growth and employment. So reforms in agriculture, reforms have not been able to benefit agriculture much, whereas the growth rate has been decelerating. So पहले जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो 70% से ऊपर होता था, 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी. लेकिन अब जीडीपी जो ग्रो हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के कारण हुई है, जिससे एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 50% तक ड्रॉप हो गया. Public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages, research and extension. It played a crucial role in the Green Revolution. 1966 के बाद जो Green Revolution शुरू हुआ उसमें power, roads, irrigation facilities, research, high yield variety, राइट, इन सब ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन प्ले किया. इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड. लेकिन जब रिफॉर्म्स हुए तब वो थोड़ा रिड्यूस हो गया. द रिमूवल ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी. पहले फर्टिलाइज़र पे सब्सिडीज़ मिलती थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इंडिया के पास उतना अनाज नहीं होता था. वी हैड टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स अपनी टर्म पे देता था. लेकिन लेटर ऑन फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई. सब्सिडी मिलनी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, बट लेटर ऑन जब रिफॉर्म पीरियड शुरू हुए तब ये सब्सिडी बंद कर दी और डिक्रीज कर दी. हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बढ़ गया जिससे अफेक्टेड दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए. सो ऐसा नहीं है रिफॉर्म प्रोसेस के अगर नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स हैं, तो रिफॉर्म प्रोसेस के नेगेटिव्स भी हैं. बिगेस्ट नेगेटिव यही है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए. इंडस्ट्री में क्या रहा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन बिकॉज टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा प्रमोशन हो रही थी. दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे चीपर इंपोर्ट्स, सस्ता मिल रहा था इंपोर्ट, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. सी जब इंडस्ट्री डेवलप करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. द लैंड, द कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट. तो इंपोर्ट ज़्यादा चीपर है. In a globalized world, developing countries are compelled to open up their economies to greater flow of goods and capital from developed countries and rendering their industries vulnerable to imported goods. So globalized world बन गया. हमने ग्लोबलाइजेशन किया ना, ग्लोबलाइजेशन में हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंटली की कि ट्रेड बैरियर्स रिमूव हुए, चाहे वो क्वांटिटेटिव थे या क्वालिटेटिव ट्रेड बैरियर्स थे. अब उसका नुकसान भी तो हुआ. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई था. लेकिन इम्पोर्टेड गुड्स जो थे वो चीपर थे एंड बेटर क्वालिटी के थे, जो डेवलप कंट्रीज से कैपिटल मशीन के थ्रू बनते थे, जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो वर्नरेबल थी. यानी कि लोग डेवलपिंग कंट्री के गुड्स को छोड़ के डेवलप कंट्रीज़ के गुड्स ज़्यादा खरीदने लग गए. चीपर इंपोर्ट सस्ते हो गए, रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स. इससे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बहुत ही रिड्यूस हो गई. जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे उनको कंपटीशन आना शुरू हो गया फ्रॉम इंपोर्टर्स. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट का शेयर था, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को रिड्यूस करे एंड प्राइवेट सेक्टर को सेल करे या जनरल पब्लिक को सेल करे. इसको डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कहते हैं. द गवर्नमेंट फिक्सेज अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट हुई है गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई. जैसे 91 से 92 में टारगेटेड
2500 करोड़ मोबिलाइज करना था उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट से. द गवर्नमेंट वॉज एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़, मोर देन द टारगेट इन द वेरी फर्स्ट ईयर. लेकिन 98-99 में टारगेट वॉज 5000 करोड़, द अचीवमेंट वॉज 5400 करोड़. नाउ क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर एट दी चीपर रेट्स. सो अंडर वैल्यूड का मतलब है, जो क्रिटिक्स थे, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, जो ऑपोजिशन के लोग थे, वो ये कहने लग गए कि जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वैल्यूएशन लगाई है एसेट्स की, वो वैल्यूएशन कम लगाई है, उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा बनती है. सो गवर्नमेंट ने प्राइमरीली, एज़ पर देम, गवर्नमेंट ने प्राइमरीली किकबैक्स लिए हैं एंड तब सस्ते में प्राइवेट सेक्टर को ये सेल कर दिया. सो देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट को एक्चुअल में एक्सचेकर को लॉस हुआ है. फिजिकल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट में बजट में फिजिकल रिफॉर्म्स होते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, स्पेशली इन सोशल सेक्टर्स में उन्होंने ग्रोथ पे लिमिट लगाई है. टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड, टैक्स रेट रिड्यूस हुए. पर्पज़ उनका क्या था? लार्जर रेवेन्यू आए और टैक्स एवेजन को रोका जा सके. बहुत सारे लोग पहले टैक्स नहीं देते थे, अब वो नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज्ड जो टैक्स देते हैं, हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. सो जब उन्होंने टैक्स रेट रिड्यूस किए, उससे इमीडिएट गवर्नमेंट के एक्सचेकर को बेनिफिट नहीं हुआ, इमीडिएट वो लोग वैल्यू नहीं देने लगे. The reform policies involving tariff reduction have curtailed the scope for raising revenue through custom duties. क्योंकि रिफॉर्म पॉलिसीज़ जब शुरू हुई ना, तो टैरिफ्स रिड्यूस किए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगता था वो रिड्यूस हुआ, जिससे कस्टम ड्यूटीज़ भी कम हो गई, जो कलेक्शन था उनका रेवेन्यू वो भी रिड्यूस हुआ. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दिए गए. टैक्स इंसेंटिव्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए गए, विच फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़, जिससे स्कोप रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़ का स्कोप जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो गया. क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था उस टाइम पे कंट्री को. जब कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था तो वो लोग सबसे पहले यही मांगते थे कि हमें टैक्स हॉलीडे भी चाहिए और हमें टैक्स एग्जम्पशन चाहिए ऑन सर्टेन थिंग्स, जैसे मशीनरी इंपोर्ट पे या बाकी सब चीज़ों पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन मांगते थे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे. एंड वो टैक्स इंसेंटिव्स देने पड़ते थे गवर्नमेंट को फॉर द लॉन्गर टर्म बेनिफिट. सो दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर. क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसोर्सेज कम हो रहे थे इन सब फैक्टर्स के कारण, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट और वेलफेयर के ऊपर कम खर्चा कर पा रही थी. अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे एलपीजी पॉलिसीज़ के? अभी हमने वन बाय वन डिस्कस किया है. मोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट्स जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए वो थे निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि मेन फोकस वाज ऑन द टर्शरी सेक्टर, हाउएवर टू सम एक्सटेंट फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल. हमने डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस किया है. अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ प्राइमली रूरल बेस्ड और इंडस्ट्री टर्शरी सेक्टर जो है वो अर्बन में है. सो इस कारण से जो भी ग्रोथ थी वो अर्बन में ही थी, रूरल में ग्रोथ नहीं थी. कल्चरल इरोजन, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसके कारण इंडियन कल्चर पे अफेक्ट हुआ. राइट, पहले फैमिली सिस्टम होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे, फिर ये वो सिस्टम्स ब्रेक होने लग गए, इंडिविजुअल लोग रहने लग गए. बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स दे हैव टू गो from one place to another place, from one city to another city or even one state to another state, right? So उस कारण से कल्चरल इरोजन हुआ. ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एलपीजी पॉलिसीज़ को लेके हैं. राइट, दैट्स इट ऑन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991. टेक केयर, गुड बाय.